हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का हुआ आगाज। मुख्य वक्ता नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने करारा हनुमान जी मंदिर के पास से हरी झंडी दिखाकर जन आक्रोश यात्रा के रथ को रवाना किया। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। इस दौरान बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें कटारिया ने भाजपा की जन आक्रोश यात्रा व उसके उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कराड़ा सरपंच बबली परमार एवं जिला परिषद सदस्य राजेंद्र परमार की तरफ से इनके निवास स्थान पर नगर भोज का आयोजन किया गया। भारत माता की वंदे सकी, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी। आज आपके इस करजा गांव में जो ये सागवाड़ा का रथ रवाना हो रहा है, आपके कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि आप इस रवाना करने के कार्यक्रम में आए। मैं आपके आदेश के अनुसार आपके बीच में हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष भाई प्रभु जी और वर्षों तक जिनके साथ मैंने काम किया, भाई सत्यनारायण जी, सोनी जी, यहाँ कई कार्यकर्ता बैठे हैं जिनके साथ मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में आता जाता रहा हूँ। भारतेंद्र जी ने अभी अपनी बात कही, मंडल अध्यक्ष ने, भाई ईश्वर जी प्रधान हैं अभी, शंकर जी डेचा जिनको हमने पिछली बार चुनाव लड़ाया, थोड़ा सा भाग्य कमजोर पड़ गया। ये भी कोई ईश्वर की होती है, जब आपका काम करो, प्रभु जब आपको ठीक चाहेगा तब आपको मौका देगा। पर काम करना आपका और मेरा और पार्टी के हर कार्यकर्ता का धर्म और हमारा कर्तव्य है, जिसको हमें पूरा करना है। अभी आपने युवा मोर्चे के अध्यक्ष कल्पेश जी का फोन आया था कि आप कहाँ हो। उस समय मैं भोजपुर में था, फिर वापस वहाँ से पिंडावल निकला, पिंडावल से फिर आपके साथ आया। हितेश जी, सभी मेरे साथी जो ऊपर विराजमान हैं और आप सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये जो यात्रा है जन आक्रोश, इस यात्रा के नाम से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो 4 साल का जो गहलोत साहब की सरकार का समय रहा, अगर इसने अच्छा काम किया तो न तो आपको आक्रोश आएगा न मेरे को आएगा। हम बनाने की कोशिश भी करेंगे तो लोग कहे झूठ है। आक्रोश आता कब है कि कहते कुछ है, करते कुछ हो। और जब सरकार के 4 साल निकल जाएं और सरकार ने जो जो बातें कह करके सरकार बनाई, उनमें से एक की भी पूर्ति नहीं हो, तो स्वाभाविक है धोखा हुआ। और इस कारण से आपको, हमको, सबको मन में इस बात का दुख है। 2-3 मोटी बातें जो आपको भी ध्यान है, मुझे भी ध्यान है। इस सरकार को हमारे और इनके बीच में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में खाली वोटों का अंतर, वोटों का जोड़ है। कैंडिडेट का अंतर तो ज्यादा हो गया, वोटों का अंतर खाली 50,000 है और पोलिंग स्टेशन राजस्थान में 52,000 है। एक एक वोट और दबवाते तो अपनी सरकार बनती, पर कहीं कहीं अपने से भी चूक हुई है। अब ये जो इतना से वोट की कमी के कारण से जो सरकार उन्होंने बनाई, जो सरकार बहुमत में नहीं होती ना, तो वो हमेशा उलझन में रहती है, उसका अधिकांश समय तो जोड़ तोड़ में निकल जाता है। तो इस सरकार का बहुमत नहीं था, मना मुनि के लोगों को लाए और जोड़ जोड़ाकर बनाया। अब आप ईमानदारी से बताओ, पहले दिन से जब ये सरकार बन रही थी तो मुख्यमंत्री कौन बने, इसका झगड़ा हुआ तक नहीं हुआ। 6 दिन तक गाड़ियां इधर से जयपुर दिल्ली दौड़ती रही। कभी एयरपोर्ट पे जाते थे, कभी वापस बुलाते थे, कभी इधर आते थे, कभी उधर आते थे।
तो जिस पार्टी में पार्टी का नेता तय करने में 6 दिन लगे हों, उस पार्टी के सुकून तो बिगड़ गए कि नहीं बिगड़े? बिगड़े, सुकून बिगड़ गए। फिर जैसे तैसे करके बिठाया दोनों कि भाई ऐसा करो, तुम एक मुख्यमंत्री बन जाओ, एक उप मुख्यमंत्री बन जाओ। तो दोनों को ठंडा करने का कोशिश किया था ना। तो एक को मुख्यमंत्री बनाया, एक को उप मुख्यमंत्री बनाया कि जाओ भाई अब राजस्थान में शपथ ग्रहण करो। शपथ ग्रहण हो गई। उसके बाद तो ये 36 जो है ना वो 63 में बदलना चाहिए था ना, उल्टा होना चाहिए था। तो लगता है कि इतना से नहीं दे रहे, और इसलिए वास्तव में मैं सोचता हूँ मेरे को समय मिले तो मेरी सरकार का इतने साल हो गया यार, कोई काम तो ऐसा बताओ यार जिस काम में तुम कुछ कर रहे हो। तुम्हें लड़ने की फुर्सत नहीं है, तुम आपस में बढ़ करके खत्म हो रहे हो। एक इसको गद्दार कह रहा है, एक उसको नाजोगा कह रहा है। क्या मजाक है यार, ये राजनीति है। इस सरकार के अयोग्यता के एक में 1000 प्रमाण है, 1000 प्रमाण। और जनता 4 साल से तोबा तोबा करी है। मैं अकाल राहत मंत्री था, मेरे को दावा से कह रहा हूँ, मैंने एज अकाल राहत मंत्री आपकी तहसील में और आपके जिले में जितना रुपया मैंने उन 5 सालों में भेजा, पूरी कांग्रेस के 54 साल में उतने रुपये आपको नहीं मिलेंगे जितने मैंने दिए। सोचता हूँ कोई अंतर समझते ही नहीं यार। खजाना तुम्हारा है, हम खजाने का उपयोग करके इतना काम कर सकते हैं। एक कलम से 8वीं का स्कूल खोला था, एक कलम से। जिस पंचायत में भी 8वीं का स्कूल नहीं था उस समय 94-95 में, माने बिना किसी भेदभाव के वोट मिले कि नहीं मिले सब में खोल दो। वसुंधरा जी आई तब एक कलम से हर पंचायत में 10वीं का स्कूल खोला था, नहीं खोला था? खोला था। फिर दोबारा वसुंधरा जी के एक कलम से 12वीं का स्कूल खोला, नहीं खोला? बिना मांगे खोला। यार हम लोग तो चाहते हैं हमारी बच्चों की तरक्की हो, और ये आपको झूठे झूठे नारे लगाते हो और आप इसके चक्कर में आ जाते हो। और आ जाने के कारण से चाहे वो बीटीपी आई हो चाहे कोई भी आई हो, बीजेपी की सीटें कम पड़ी, अगर पूरी बढ़ती ना तो दोबारा सरकार बढ़ती। तो ये डबल इंजन जो चलता है ना, दिल्ली और जयपुर, तरक्की का रास्ता और खोलता है नहीं खोलता? हमने हाथ करके अपना माथा फोड़ लिया। और इस कारण से आप सब कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, इससे भी ज्यादा जो जरूरी है, इस देश की संस्कृति और धर्म को बचाओ। अगर हमारे बाप दादाओं ने अपने माथे कटाए ना, तो किसके लिए कटाए थे? राज के लिए नहीं कटाए, इस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए कटाए। इतने लोगों ने बलिदान दिया यार। अकेले राम जी के मंदिर को बनाने के लिए 500 साल तक आपके और मेरे बाप दादा मरे यार। 500 साल तक लाखों की तादाद में भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने न बने, इस बात का संघर्ष चलता रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री आपने अपनी वोटों से पैदा किया ना, पहली बार भी पैदा किया था, पर हमारे पास इतनी संख्या नहीं थी कि हम पूरा काम कर सके। अब की बार जब आपने हमको 303 लोकसभा की सीट दी ना, और सारा मिलाकर 356 जब हो गए थे, तब हमने उन्हीं न्यायालय के अधिकारियों को कहा कि सुनो भाई, इनका भी कागज देखो, हमारे भी कागज देखो, फैसला करो यार, इसको लटकाओ मत, ये आपस में लड़ाने का धंधा बंद करो, जिसके कारण से तुम अपनी रोटियां सेक रहे हो। और आपने देखा जिससे राम मंदिर का फैसला आया था, उसके 1 महीने पहले आपकी तैयारी की थी कि गलती मत करना, आपस में मारपीट मत करना, आवेश में मत आ जाना। और जब फैसला आया था ना, तो इस देश के हिंदुओं ने भी स्वीकार किया और मुसलमान ने भी स्वीकार किया, नहीं किया? उसका नाम बीजेपी। और ये दोनों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने के वोटबाजी के अंदर सारे देश का सत्यानाश कर दिया। ये जितने भी देश के दुश्मन आकर के धर्मशाला में ठहरते हैं, कौन ठहराता है? कौन इनको खाद पानी देता है? कहाँ रहते हैं ये बम पटकते हैं, कभी बस पे फटका देता है, कभी ट्रेन पटक जाती है, कभी गिरजाघर उठता है, कभी मंदिर उठता है, कभी मस्जिद उठती है। तमाशा क्या है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे काका जी यहाँ रहते हैं इस धर्मशाला में, और इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, बगावत करते हैं। कन्हैयालाल ने जिस तरह से सर काटा ना, कन्हैयालाल का, उसने वो सामान्य घटना थी। सर कलम कर दिया इस बात के लिए कि उसने कुछ व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाल दिया, तो क्या इतना गुनाह हो गया? अगर इस तरह से गाफिल में सोए रहोगे ना, तो तुम्हारे बाल बच्चे नहीं बचेंगे। आज कह जा रहा हूं इस कनाडा की हनुमान जी के सामने, तुम्हारा काम पहले देश बचाना है कि नहीं बचाना? जिस तरह के हालात बन करके, जिस तरह से बात करते, आजकल जनेऊ पहन के निकल रहा है, तो क्या पहले तेरे को दर्द होता जा रहा है जनेऊ पहनने में? पहले तो तू जनेऊ जलाता था, पहले तो तुझे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने में भगवान बुरा लगता था, क्योंकि तुम वोट की खेती करते हो रे।
और अब जब काशी विश्वनाथ भव्य रूप ले लिया, राम मंदिर जब बन गया, तब तुमको महादेव जी के उज्जैन जाने की अकल आई? क्या तमाशा है यार, कैसे लोगों के साथ पाला पड़ा है ना। जो राम मंदिर के बारे में एफिडेविट देता है कि राम जी हुए नहीं, वो इसके सबूत क्या है, वो एफिडेविट देता है तुम्हारा वकील कोर्ट में। तुम कहते हो यार राम सेतु ये लंका जाने के लिए भगवान ने बनाया ही नहीं है, जबकि पुरातत्व विभाग इसको प्रमाणित कर चुका है ना। हमारी चीज तो तुमको दिखती नहीं थी। हमारी लाइट चली जाए कोई बात नहीं, हमारा दशहरा ऐसे ही मन जाए कोई बात नहीं, हमारे त्योहार ऐसे मने नहीं, पर इनके त्योहार में लाइट नहीं जानी चाहिए। क्या चाल है, ये क्या तरीका है तुम्हारा? इस तरह से देश चलेगा? देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देश के खजाने पर पहला अधिकार इनका है। ये क्या तमाशा है? समय रहते चेत जाओ, नहीं तो ये सब भगवान जी को लेकर के चलना पड़ेगा हिंद महासागर में, याद रख लेना। अब और कोई छोड़ नहीं है तुम्हारे पास, क्या तुम जा सकते हो? अब इस घर को भी छोड़ोगे ना तो कहां जाओगे? समझने का प्रयास करो यार। हमने अपनी पार्टी केवल राज की कुर्सी चाटने के लिए नहीं लगाई है, हमने इस देश की धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों को बचाने के लिए, अपने तीर्थ स्थानों को बचाने के लिए, अपने तीर्थ का सम्मान बना रहे, इसके लिए 70 साल से झोंक रहे हैं यहाँ। और संघ तो आज 98 साल हो गया यार, 2 साल बाद संघ की शताब्दी वर्ष होगा। उन सब लोगों ने मिलकर के इस देश की इस अस्मिता को बचाया है, और आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूं आप सब लोग समझो इसको, और मैं अगर यहाँ आया हूं तो आप लोग भी तो जाओ ना यार। ये किसके लिए निकाली? अगर इसमें केवल 2-4 बैठ करके जाकर वो करते जाएंगे, क्या मतलब होगा? आप सब कार्यकर्ता जब अपने अपने मंडल में चलता है, सब इसके साथ चलो, 2 दिन 3 दिन चलता है, बराबर इसके साथ रह करके जनता को इस बात की सच्चाई समझाओ यार। जनता को भी इसको जोड़ने का प्रयास करो, है ना। ये जो 200 रथ हमने दिए हैं हर विधानसभा में, किसके दिए? इस सच्चाई को नीचे तक पहुंचाओ। नीचे की समस्या है वो तुम्हारी पेटी में लाकर इकट्ठी करो कि आगे कमी क्या है, बात क्या है, तब जाकर के देश का लोकतंत्र उठा करता है। इसलिए कार्यक्रम चले। 200 रथ पहली बार, मैंने जो 40 साल हो गए, इन पार्टी ने आपको एक रथ दिया है, तो खाली भूभू बजाने के लिए नहीं दिया है, मेहनत करने के लिए दिया है। और अगर 10 दिन 4 तारीख से 14 तारीख 10 दिन जिंदगी के नहीं दे सकते हो, अपने बाप दादा ने तो अपने सर दिए यार देश को बचाने के लिए, एक नहीं लाखों संख्या में। तेरी आंखों में आंसू कैसे? उसने कहा इसलिए नहीं आया कि मैं मर रहा हूं, मुझे इसलिए आया इस दुनिया में तू मुझसे बाद में आया, लेकिन देश के लिए तू पहले जा रहा है, इसलिए रो रहा हूं। ये देश ऐसे ही नहीं बचा है। हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन देकर के इस देश को बचाने का प्रयत्न किया, पर हम लोग आखिर की नींद सो रहे हैं। हमको कोई चिंता ही नहीं है कि आखिर होगा क्या ये, है ना। हम 2 ही मार्ग से लड़ रहे हैं, एक तरफ अपनी धर्म और संस्कृति का सम्मान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और एक देश की तरक्की के लिए लड़ रहे हैं, और ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, पूरी मेहनत और समर्पण से लड़ रहे हैं। और इन्होंने पूरा 70 साल में देश को खोखला कर दिया। सारा का सारा भ्रष्टाचार एक वहां से दिल्ली से चला तो यह आपने कनाडा की नाली में आ गया, क्या करोगे? और अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है ना, तो भ्रष्टाचार चोर की मार को मारो। ये चोर की मार कहां से आती है? आपकी वोट की पेटी से आती है। ये चोर की मार कहां से पैदा होती है? वोट की पेटी से पैदा होती है। अगर इस वोट की पेटी के अंदर इस हत्यारे को मारोगे ना, इसका प्राण यहाँ है। रावण जब मर नहीं रहा था, एक माथा कटता फिर आ जाता, राम जी थक गए पसीना पसीना, तब राम जी होगा काय को पसीने हो रहे हो? इसका प्राण इस नाभि में है, नाभि में, यहाँ मार। एक में ढेर हो गया नहीं हो गया। मैं भी ये मुल्क के मालिक तेरे से कहता हूँ, इन राजनेताओं के हत्यारे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके प्राण इसमें है, पेटी में। मारो इन दुष्टों को यहाँ से ताकि खत्म हो। यहाँ मारो इनको, कोई लिहाज मत रखो, अपना हो या पराया हो, उड़ाओ, ताकि भ्रष्टाचारी खत्म हो गए तब देश तरक्की करेगा। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाओगे ना, तब तक। और भ्रष्टाचार खत्म करने का जुम्मा गुलाब चंद का नहीं है, मुल्क के मालिक तेरे पास है। तो ये जब बटन दबाता है ना, ये हत्यारा यहाँ मरता और यहाँ पैदा होता है। ये काम तेरे पास है। इस काम को ठीक तरह से अगर उपयोग करो ना, तो देश एकदम खड़ा हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश को खड़ा करा ना, मेरे को ऐसा लगता है यार, आप और मैं जिंदे अपनी आंख से इस देश को दुनिया का विश्व गुरु के स्थान पर देखेंगे। देखो
2-4 साल में ही देखेंगे, 2-4 साल में ही देखने की नौबत आएगी। लेकिन थोड़ा सा अपने मन और मस्तिष्क को इन सब के काम में लगाओ। ये आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। मेरी देर हुई।